नमस्कार साथियों, बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। इसलिए हमने सोचा कि जितने भी बिहार जीके हैं यानी बिहार के सामान्य ज्ञान है उसको मैं आपके लिए टेस्ट पेपर के तौर पर लेकर के आऊँ। और आज से यह कड़ी शुरू हो गई, आपको रेगुलर पर डे मिलेगा। अगर हमारे क्लासेस के आपको पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ है, ये भी लिंक से जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं उससे जुड़ सकते हैं। टेस्ट पेपर ये 4 है, आपने 1, 2, 3 नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं लिंक, वहाँ से देख लें। या हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं हम बिहार सामान्य ज्ञान की, और इसमें हम देखते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीफा, फीडे, आईसीसी या एफआईएच। तो हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो है एफआईएच, द फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। इसको क्या कहा जाता है? द फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही जवाब में है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, लंबी हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच। ये मैदानी हॉकी और इंडोर हॉकी दोनों को संचालित करती है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय है स्कॉटलैंड में। यह आपने समझ लिया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 कहता है, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? 1997, 2000, 1995 या 1993? तो मैं आपको बता दूं, 29 अगस्त हमारे भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है और इसी के जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये शुरुआत हुई थी 1995 से। कब हुई थी? 1995 से। और हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। सवाल नंबर 3, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में 2 बातें जाननी जरूरी है। ये लगातार 2 कार्यकाल को उपराष्ट्रपति पद रह चुके हैं। मतलब जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे उन्हीं समय से ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इन्होंने पद संभाला था 1952 से लेकर के 1962 तक। 5 करके कितना हो गया? 2 साल हुआ। इसके बाद ये 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये 3 कार्यकाल को संभाल चुके हैं, जो बड़ा ही सुनने को मतलब देखने को बहुत ही कम मिलता है। और इन्हीं के उपलक्ष्य पर, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1975 में, 1975 है, वहाँ 95 कर लीजिएगा, नहीं 75 तो बार कहाँ, 95 में या 1993 में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की जो स्थापना हुई थी वो 1993 हुई थी। 14 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया था, इस वर्ग की स्थापना हुई थी। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। कहने का मतलब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो मान्यता प्राप्त है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय विकास आयोग होना चाहिए, नीति आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी गणना जो करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी
संगठन करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना। और सबसे पहले इसका प्रयास किया था दादा भाई नेरोजी ने। सवाल नंबर 6 कहता है कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। प्राकृतिक गैस की बात करें तो सिलेंडर वाला गैस जो घरेलू है, सीएनजी जो गाड़ियाँ चलती है, ये सभी जो है प्राकृतिक गैस हैं। तो इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर खोजा गया था? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या बीकानेर में? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है, कहाँ का जिला है? तो ये राजस्थान का एक जिला है। तो यहाँ पर एक जगह है घोटारू, गड़ेवाला, कमलीताल, टिब्बा और मनिहारी। यहाँ पर प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम के बड़े भंडार मिले हैं। साथ ही साथ घोटारू में हीलियम के भी गैस मिले हैं। इसके बाद बाड़मेर में कच्चे तेल का उत्पादन भी शुरू हो गया है 2009 से। सवाल नंबर 7 को देखते हैं कि सवाल नंबर 7 कहता है मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतया कौन सी फसल अच्छी प्राप्त होती है? कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने मृदा को आपको दिखाया कि आप पहचान सकते हैं कौन काली मृदा कौन लाल है, दोनों देख लीजिए आप। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि काली मृदा सिर्फ अच्छी होती किसके लिए? कपास के लिए सबसे अच्छी। तो जब आपने कपास ऑप्शन चुन लिया तो दूसरा ऑप्शन मक्का हो गया। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है चरित्रहीन पुस्तक किसकी रचना है? चरित्रहीन पुस्तक किसकी रचना है? गौतम की, शरत चंद्र चटर्जी की, भर्तृहरि की, ताराशंकर बंदोपाध्याय की? तो चरित्रहीन शरत चंद्र चटर्जी। देखिए, चटर्जी को ही चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है और बनर्जी को बंदोपाध्याय, जैसे ममता बनर्जी बोलते हैं तो असली नाम क्या है? ममता बंदोपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखिए तस्वीर में क्या लिखा हुआ है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सवाल नंबर 9, प्रथम यानी विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय? तो तक्षशिला जो पाकिस्तान में है उसमें तो पूरा अखंड भारत में था, तो वही विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण किया था, जो उसके गुरु थे चाणक्य। इसकी स्थापना हुई थी 2700 साल पहले, मतलब आज से 2700 साल पहले हुई थी। इसकी स्थापना का वर्ष माना जाता है 600 BC से 500 AD के बीच। तक्षशिला प्राचीन यानी अभी जो गांधार राज्य है, अभी तो गांधार राज्य नहीं है, अभी पाकिस्तान है, तो उसमें गांधार इसको कहा जाता था। और ये देखिए, अगर अभी वर्तमान की बात कहें तो ये रावलपिंडी जिले में, कहाँ पर है? रावलपिंडी जिले में। पहले कहाँ था? गांधार राज्य में। और रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो आज न पाकिस्तान में, लेकिन उसमें जब अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक था, तो ये भारतीय परंपरा का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, यहाँ कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सवाल नंबर 10, विश्व मितव्ययता दिवस किस दिन मनाया था? मितव्ययता का मतलब सब चीज़ बचा बचा के काम करना, थोड़ा समझदारी पूर्वक कम यूज करके काम करना। तो ये कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को या 6 अक्टूबर को? तो विश्व मितव्ययता दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। वर्ष 1924 में, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। वर्ष 1924 में इटली के मिलान में, जगह का नाम है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मितव्ययता सम्मेलन आयोजित किया गया था और सभी ने एक मत से उसी दिन को विश्व मितव्ययता दिवस मनाया। किस दिन को? तो 30 अक्टूबर को हुआ था। सवाल नंबर 11,
बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? 1872 में, 1876 में, 1870 में, 1873 में? आपने देख लिया यहाँ पर बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र, इतना तो कन्फर्म हो गया कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र है। कैसा था ये? तो ये साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। और बाद में इसको क्या कर दिया गया? दैनिक कर दिया गया। शुरू में ये साप्ताहिक था, बाद में इसको दैनिक किया गया। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार आने वाला, और दैनिक का मतलब रोज आने वाला। और इसका जो शुरुआत किया था, इसको किसने किया था? केशव राम भट्टा ने। आप लिख लीजिएगा, किसने किया था? केशव राम भट्टा ने। और कब किया था? तो 1872 में किया था। आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कहता है, बिहार में कौन सी खरीफ फसल नहीं बोई जाती है? आपके सामने खरीफ भी फसल है और रबी भी फसल है। यहाँ से और भी सवाल आते हैं, वो भी मैं अभी चर्चा करूँगा। ऑप्शन है धान, तो धान तो बोई जाती है। गन्ना, बिल्कुल गन्ना बोई जाती है। आलू, पता नहीं। अरहर, हाँ अरहर भी बोई जाती है। तो इसका सही जवाब है आलू। आलू को बिहार में नहीं बोया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर थोड़ा मोड़ा भी ना बोया जाए। तो जिस हिसाब से सवाल है उस हिसाब से जवाब दीजिए। अब हम देखेंगे फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो फसलें होती है 2 प्रकार मुख्यतः, और एक और प्रकार होता है तीसरा, जिसको बोलते हैं जायद फसल। तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर में लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर में रबी फसल लगाई जाती है। इसके बाद गर्मियों में अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है। तो आपको अप्रैल मान के चलिए, अप्रैल में ये काट लिया जाता है। अक्टूबर में लगा लिया और अप्रैल में काट लिया। इसके बाद अब देखेंगे खरीफ फसल। तो खरीफ फसल कब लगाई जाती है? मॉनसून जब आता है। तो मॉनसून मतलब जब बरसात घुसता है तो खरीफ फसल को लगाया जाता है। और अक्टूबर से पहले सितंबर अक्टूबर तक बोल दिया मैंने, आप समझ जाइए कि जो नहीं काटा तो काट लगा होता। तो सितंबर अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर सितंबर तक इसको काट लिया जाता। कब? जब लगाया जाता है बरसात की शुरुआत में, मान के चलिए जुलाई से लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाता है। फिर लगाया जाता है आपका रबी फसल। लेकिन बीच में जो बच गया, मार्च से लेकर के बरसात के बीच में जो समय बचता है, वहाँ पर गर्मी के मौसम वाली फल सब्जियाँ लगाई जाती है, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब लगाई जाती है। तो ये क्या हो जाता है? ये जायद फसल कहलाता है। अब देखिए ये प्रमुख रबी फसलें देख लेते हैं। तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये प्रमुख रबी फसल है। खरीफ फसल में आप धान, गेहूँ, मक्का और भी कई सारे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो इसका सही जवाब है आलू। सवाल नंबर 13 कहता है कि बिहार के लोगों का, क्या कहता है? कि बिहार के लोगों का जीविका का मुख्य साधन, जीविका का मतलब जिंदा रहने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे जीविका के साधन कहा जाता है, उसके जीविका वाले कार्य कहा जाता है। तो वहाँ क्या होती है? कृषि ज़्यादा होती है, या खनिज पदार्थ का उत्खनन ज़्यादा होता है, या कुटीर उद्योग ज़्यादा है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए जीविका का साधन है तो कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। अब आप समझिए बिहार के लोगों का पूछ रहा है। तो बिहार कहाँ है? गंगा के मैदानी भागों में है, जो कि उपजाऊ मृदा, जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। और उस मृदा में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और गेहूं की भी होती है, मक्का की भी होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे कृषि। तो कृषि हमारा बिहार के लोगों का मुख्य जीविका का साधन है। सवाल नंबर 14 देखते हैं। अब थोड़ा सा इस पर जान लेते हैं कि कितनी खेती होती है वहाँ पर। तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र जो लगभग 93.6 लाख किलोमीटर है। अब इसमें
केवल 52.42 लाख पर खेती होती है, यानी 56% पर खेती होती है। और राज्य में, याद रखिएगा, बिहार राज्य में 79.4 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। और सर्वाधिक बुआई का क्षेत्र, बुआई का क्षेत्र का मतलब कि कहने का मतलब जितने क्षेत्र में बुआई हुई तो वो है 2.83 लाख हेक्टेयर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है पूर्वी चंपारण में। ये सब इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बुआई किस में होती है, पूर्वी चंपारण में। और सबसे कम बुआई होती है शिवहर में। और शिवहर सबसे छोटा जिला भी है। फिर से आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा बुआई कहाँ होती है, पूर्वी चंपारण में, और सबसे कम बुआई शिवहर में होती है। इतने जानने के बाद अब हम चलेंगे सवाल नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14 कहता है, ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है। गर्मी से लोग बेहाल रहते हैं और टेम्परेचर 43 तक चला जाता है, कभी कभी तो 44.3 तक देखा गया है। तो बताइए कौन सा जिला है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर। तो ये है गया जिला। कौन सा जिला है, गया जिला है। और यहाँ का टेम्परेचर 44.3 डिग्री सेल्सियस इस बार 2023 में रिकॉर्ड किया गया है। आप सोच सकते हैं क्या गर्मी होगी। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 कहता है, भारत में कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ। वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं, पहले उस राज्य को जाना जाता था कुसुमपुरा के नाम से। अब आप ऑप्शन देखें और बताएं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इसका सही जवाब है बिहार। और बिहार को पहले कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था। कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था। और फिर बाद में उसका नाम बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया, पाटलिपुत्र। और आज वर्तमान में उसे हम पटना के नाम से जानते हैं। यहीं के थे। इनका जन्म समय माना जाता है 476 BC, नहीं 476 ईस्वी। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 को। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया गया था। यानी बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू किया था। 2 फरवरी 2010 को, 8 मार्च 2011 को, 23 जून 2009 को, 1 जनवरी 2008 को। तो इसका सही जवाब है 8 मार्च 2011 को। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत देश में सबसे पहले ये नियम लाने वाला, यानी खाद्य सुरक्षा योजना लाने वाला कौन सा राज्य था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था छत्तीसगढ़। कौन था, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे पहले मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना लाया था। और बिहार में कब लाया गया, तो बिहार में लाया गया 8 मार्च 2011 को। सवाल नंबर 17, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। चीनी मिट्टी को चाइना क्ले कहते हैं, जिससे चाय के बर्तन बनते हैं, प्लेट बनते हैं। आपने देखा ही होगा, सभी के घरों में ये पाई जाती है। ये सफ़ेद कलर की मिट्टी होती है, बिल्कुल चूने की तरह, और उससे ये बनाया जाता है। ऑप्शन है आपके भागलपुर व मुंगेर, ऑप्शन बी पटना व मोकामा, ऑप्शन सी गया व भोजपुर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब है भागलपुर व भागलपुर व मुंगेर। इसका सही जवाब क्या है, भागलपुर व मुंगेर। साथ ही साथ वैशाली में भी, याद रखिएगा, वैशाली लिख लीजिए, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो वैशाली में भी चाइना क्ले पाई जाती है। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। सरयू नदी, बूढ़ी गंडक, कमला नदी, बागमती नदी। तो इसका सही जवाब है बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी, तो बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिमी भाग से निकलती है। और निकल करके कहाँ प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है चंपारण जिले में। कहाँ प्रवेश करती है,
चंपारण जिले में। सवाल नंबर 19, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी परियोजना या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना है। और यह कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुआ था 1959 में। 1959 में शुरू हुआ था और ये पूरा हो गया 1966 से 70 में, 67 में, 66 से 67 में। फिर से समझिएगा, गंडक परियोजना की शुरुआत 1959 में हुई थी, जो पूरा हो गया 66 से 67 में। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? जमींदार, गरीब, सौदागर या कन्यादान? तो बिहार के सबसे पहली फिल्म कन्यादान। कौन सी फिल्म है? कन्यादान है। और यह फिल्म कब बनी थी आपको ये भी याद रखना है। तो ये फिल्म बनी थी 1965 में। कब बनी थी? 1965 में। किस भाषा में बनी थी? तो मैथिली भाषा में, मैथिल भाषा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर पहले की तरह फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी मेहनत के लिए लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको पॉलिंग करनी है, पर डे 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पॉलिंग करनी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। दोनों के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और अब आप हमें कमेंट करके बताएं क्या सवालों की मात्रा जो हमने 20 लिया है अभी, वो कितनी कर दी जाए? 30 कर दी जाए, 40 कर दी जाए या 50 कर दी जाए? अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं बढ़ाऊँगा सवालों को की संख्या को, नहीं तो मैं 20 लेकर के चलूँगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।